लाइव है। वी आर लाइव। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। So yesterday we have started the paper analysis and detailed solution of Bihar Public Sanitary Waste Management Officer 2026 examination. कल की क्लास में हमने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा जो सवाल थे वो डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि सेशन काफ़ी देर तक चला था। Hence we are continuing the session today also, इसलिए सेशन को आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। So again we'll be following the same pattern. I'll discuss some problems, कुछ problems को मैं डिस्कस करूंगा, then I'll hand it over to अमित सर। अमित सर का दूसरा सेशन भी है 10 बजे से। So again I'll join back at 10 o'clock, और जो बचे हुए सवाल हैं उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। सॉल्यूशंस की जो PDF है वो आपको आज के सेशन के बाद मिल जाएगी। तो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड उसकी मैं आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे जो भी ग्रुप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, और इन दोनों सेशन का प्लेलिस्ट बना के भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए हो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। सो वी कैन रेफर दैट ऑल्सो। सर मेरे ख्याल से कल आपके 90 के आसपास प्रॉब्लम हो गए थे। सो 90 ऑफ सर्स प्रॉब्लम्स वर कंप्लीटेड। मेरे 65 एक सवाल हो गए थे, तो कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। देन अगेन जब आप दूसरा सेशन ज्वाइन करेंगे, अगेन आई विल कम बैक एंड फिनिश ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, फिर मैं बचे हुए टॉपिक्स करा लूंगा। सो विल कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। यू कैन गेट फ्लैट 60% ऑफ अलॉन्ग विद 4 month फ्री एक्सटेंशन। अभी जो सब्सक्रिप्शन है लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। 899 पे 9 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। 9449 पे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है, और साथ में 1 महीने का एक्सटेंशन है। अगर आप गेट TSC PSU 2027-2028 को टारगेट कर रहे हैं, नया कोर्स हमारा 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। विल बी स्टार्टिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स। देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गुजरात EE एंड DEE, 13 अप्रैल से हमारे इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप UP SSS JEE की तैयारी कर रहे हो, उसका प्रैक्टिस प्रोग्राम भी चल रहा है। फॉर राजस्थान JEE 2026 8 अप्रैल से हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया। इसके नए सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर BPSC AE 13 मार्च से हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है। 2 सब्जेक्ट इसमें मेरे कंप्लीट हो गए हैं। फॉर रैंक इंप्रूवमेंट बैच ऑफ गेट 2027 27 मार्च से हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है। फॉर UP PCB AEE इसका भी कोर्स चल रहा है। टेस्ट सीरीज भी आप एनरोल कर सकते हैं। फॉर DSSB AE JEE 13 मार्च से इसकी क्लासेस चल रही है। फॉर ESE मेंस वी आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम 10th of March। एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का भी सेपरेट कोर्स ले सकते हो। मोreover यू कैन ज्वाइन सुपर 30 बैच, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। 1-to-1 जो भी क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हो आप। इसमें प्लस और आइकॉनिक के आपके फीचर्स मिल जाते हैं। तो कल मैंने 65 प्रॉब्लम्स तक आपको करा दिया था। yesterday I have discussed 65 प्रॉब्लम्स। तो 65 एक सवाल तक कल मैंने करा दिए थे। तो 65 एक सवाल कल मैंने आपको करा दिए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, विल कंटिन्यू विद दैट। तो अभी सर से मेरी बात भी हो रही थी। तो नॉन टेक का जो आपका पेपर आया है वो कंपैरेटिवली टफर साइड पे है, और टेक्निकल के जितने सवाल मैंने करे हैं वो कंपैरेटिवली लाइटर साइड पे ही है। तो इजी ही बोलूंगा, इजी टू मॉडरेट नहीं बोलूंगा, मॉडरेट पे भी नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन पढ़ पढ़ के हमारे आंसर बन रहे हैं इसके। स्टिल वील कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम को। 65 मेरे ख्याल से हो गए थे, एक बार चेक कर लेना। मेरे पास कल वाला जो वीडियो है, हाँ 65 तक हमने कर लिया था। हाँ चलो ठीक है। पता ही नहीं बेटा, कैसे बताऊंगा मैं, दूसरा गुस्सा क्यों होऊंगा मैं। तो आपको कल भी बताया था बेटा, कट ऑफ वाली गेम मेरे से होती नहीं है ना, मैं इसमें माथा मारता हूँ। और अगर मैं कट ऑफ के लिए फाइट कर रहा हूँ तो फिर मेरा पढ़ना ही बेकार है। तो मेरी फिलॉसफी में नहीं आता कट ऑफ। तो अगर मैं कट ऑफ के लिए कर रहा हूँ, 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे हो गया, फिर तो मैं हमेशा फंसे में रहूंगा कि यार मेरा होगा या नहीं होगा। तो भाई मैं तो तैयारी इसलिए करता हूँ ना कि मैं तो टॉप 10 में आऊँ, मैं टॉप 5 में आऊँ, टॉप 20 में आऊँ। अब आप कट ऑफ मेरे से पूछोगे, मेरी आइडियोलॉजी उसमें नहीं जाती, इसलिए मैं बात ही नहीं करता कट ऑफ की कभी। चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द डिस्कशन। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर द गैसिफिकेशन ऑफ द वेस्ट। तो सवाल बोल रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बता दो गैसिफिकेशन के लिए। आवाज आ रही है सबको? एवरीबॉडी इज गेटिंग द साउंड? तो मेरे ख्याल से आवाज आ रही है सबको। हाँ तो आवाज आ रही है सबको, ठीक है। 65 कंप्लीट हो गया था, यही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो सवाल बोल रहा है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बता दो गैसिफिकेशन की। नाउ ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर गैसिफिकेशन फॉल्स इन द रेंज ऑफ 700 टू 700 से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करती है। गैसिफिकेशन क्या होता है? गैसिफिकेशन एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस होता है दैट कन्वर्ट्स द कार्बोनेशियस मटेरियल इनटू सिंथेटिक गैस। ये एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कार्बोनेशियस मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? सिन गैस के अंदर। और सिन गैस के प्रोपोर्शन भी कल पूछे थे इसमें। 3 प्रोपोर्शन बताए थे सिंथेटिक गैस के कल मैंने आपको।
तो ये सिंथेटिक गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 5 या 6 सवाल सिंथेटिक गैस के आए हैं आपके इस पेपर के अंदर। 5 to 6 प्रॉब्लम्स ऑफ सिंथेटिक गैस हैज बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। हाँ नेक्स्ट सर, बढ़िया, थैंक्स फॉर दिस सेशन। और किसी ने नहीं करा? हाँ नहीं कराएगा बेटा, अभी देखो आज तक भी कोई सेशन नहीं आया होगा, क्योंकि कल मैंने पूरे सवाल कराए नहीं, तो अभी तक सेशन बनेगा नहीं। आज मेरे सवाल पूरे हो जाएंगे तो कल से आपके पास सेशन भी मिलने लग जाएंगे इसके ऊपर। तो वो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इस इंटायर इकोसिस्टम हर किसी का रोल अलग अलग है। मेरा रोल है पढ़ाना, कंटेंट डिलीवर करना। तो अगर आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, उसके लिए मैं सही इंसान हूँ पूरे इकोसिस्टम के अंदर। कोई मिलेंगे जो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन बताएंगे, जिनका काम होगा कि वैकेंसी आ गई है, मेरा काम होगा पढ़ाने का। कुछ लोग होंगे जिनका काम मेरे बाद स्टार्ट होगा, उनका काम होगा आपको कट ऑफ बताने का, दे विल टेल यू द कट ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? The persistence of the hazardous waste management issue in the several developing countries can primarily be attributed to। अच्छा, hazardous waste management का जो इशू है डेवलपिंग कंट्रीज में, वो किस वजह से है? इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज कपल्ड विद द लिमिटेड रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। बिल्कुल सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो वहां की सरकारें हैं वो उसको इन्फोर्स नहीं करा पाती हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल सरप्लस कहां से आ गया भैया? डेवलपिंग कंट्री है। ओवर कैपेसिटी ऑफ सैनिटरी, ओवर कैपेसिटी कहां से आ जाएगी? फिर से डेवलपिंग कंट्रीज है। ओवर रेगुलेशन कर लिया है। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स है, अगर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल नॉर्म्स है तो भैया ये प्रॉब्लम आती नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्यों परसिस्ट करती है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज होती हैं किसके अंदर? रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के अंदर। चलो ठीक है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। Ozonization is applied for metal extraction, disinfection, oxidation, pH correction, volume reduction। तो ओजोनाइजेशन करा रखा है, ये डिसइंफेक्शन का तरीका होता है। किसके अंदर आता है डिसइंफेक्शन का तरीका? केमिकल मेथड में माइनर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विद ओजोन। तो ओजोन क्या काम करता है? डिसइंफेक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। और ओजोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसको जब पानी में डालते हो ये डिसोसिएट कर जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में। हमने ये भी डिस्कस कर रखा है, इट डज नॉट सेफगार्ड द वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटेमिनेशन। ये पानी को फ्यूचर रिकंटेमिनेशन से नहीं बचा पाता। तो ये डिसइंफेक्शन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन किसकी करता है? ऑर्गेनिक मैटर की भी करता है और मिनरल्स की भी ऑक्सीडेशन कर देता है। इट कैरीज आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आल्सो एंड मिनरल्स आल्सो वाटर ट्रीटमेंट में। बिल्कुल, अगर आप ये बता रहे हो उसका मतलब आप क्लासेस प्रॉपर्ली लगा रहे हो। बिल्कुल सही बात है आर्यन मैन, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements, one is labeled as assertion, the other is reason। तो assertion reason सवाल है। In the context of the developing countries, adequate economic resources would preclude processes such as hydrolysis and large-scale anaerobic digester in a reactor। ठीक है, these processes depend on relatively expensive, sophisticated equipment। In the light of the above statement, choose। बिल्कुल सही बात है। देखो 69th प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? 69th प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें आप एडवांस्ड ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, जैसे हाइड्रोलिसिस है और लार्ज स्केल एनारोबिक डाइजेस्टर है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ये नहीं कर पाते हम। H2O2 भी होता है, बिल्कुल सही बात है अर्थ। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी होती है, ओजोन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है। तो ये सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसमें हम हाइड्रोलिक एनारोबिक डाइजेशन नहीं कर पाते हैं रिएक्टर के अंदर। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा होता है इसके अंदर। तो पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। और दूसरी बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन है। और क्या दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल सही बात है। तो ये डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता है पहली वाली बात को। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये वाली बात इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम कम्स आउट टू बी ए। क्लियर है? 215 बढ़िया। अगर मतलब नंबर आ रहे हैं आपके अच्छे तो इट्स गुड, बट पेपर यहाँ पे आसान है तो फिर जीएस का आपका टफ भी है, तो वो बैलेंस ऑफ हो गया। इट इज बैलेंस ऑफ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एजेंडा 21 emphasized reducing waste and maximizing environmental sound waste, reuse and recycling should be the first step in the waste management which is given in the chapter 20, 15, 21 और 11। एजेंडा 21 की बात कर रहा है। नाउ एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज टेकन एट 1992 अर्थ समिट। इसका जो चैप्टर 21 है वो स्पेसिफिकली फोकस करता है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट के ऊपर, सीवेज रिलेटेड इशू के ऊपर। तो ये चैप्टर 21 है जो बात करता है किसके ऊपर? जो बात करता है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज रिलेटेड इश्यूज के ऊपर। क्लियर है?
200 मार्क्स तो टोटल हैं, 215 कैसे हुए भाई? आते होंगे उनके, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया जनरेट्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनुअली हाउ मच? ये मेरे ख्याल से भी 3-4 दिन पहले मैंने सवाल कराया था आपको कि इंडिया कितना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है। आज के टाइम पे अगर मैं आज का डाटा उठाऊं, जब मैंने आज का डाटा उठाया था, इंडिया अप्रोक्सीमेटली कितना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है? 62 से लेके 65 मिलियन टन। दिस इज द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट व्हिच इज बीइंग जनरेटेड इन इंडिया एनुअली। तो एनुअली कितना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रही है? किसके हिसाब से? ये MOEFCC के हिसाब से है। ये MOEFCC के हिसाब से फैक्चुअल बात है, इट इज अ फैक्चुअल डाटा। बेटा आयरन मैन तुमने क्लास नहीं लगाई होगी फिर। अभी मैंने जब इसका लिया था उसमें एक आया था सवाल, तब भी बताया था कि इंडिया में 62 से लेके 65 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है एनुअली। तो आंसर क्या आ गया इसका? 62। तो ये फैक्चुअल सवाल पूछ लिया इसने, दिस इज द फैक्चुअल प्रॉब्लम। 62 मिलियन टन अमृता ने बता दिया, बिल्कुल सही बात है। जैसे ये वही अमृता है कि सर सेशन तो पूरा कराया नहीं है आपने। बहुत बढ़िया, गजब। जिन थाली में खाते हो उसी की थाली में छेद करते हो तुम आगे। भाई कल सेशन रात के 12 बजे तक चला है और मेरे में तो चलो फिर भी ठीक है, जब सेशन चलता था जीएस का 11 बच्चे बैठे हुए थे, वो तो खुद आएंगे नहीं, फिर मैं आगे कमेंट करेंगे सर एनालिसिस पूरी नहीं कराई। भाई रात के 12 बज गए, अगला दिन चालू हो गया था और फिर बोला भी था सर ने कि भैया आप ये कल कंटिन्यू कर लेंगे, विल कंटिन्यू टुमारो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बायोफिल्ट्रेशन इज मेनली यूज्ड टू ट्रीट। बायोफिल्ट्रेशन तो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, रेडियो वेस्ट, कंटामिनेटेड एयर स्ट्रीम, कॉन्क्रीट डेब्रिस, फिर इन्फेक्शियस वेस्ट। तो किसके लिए यूज करते हो? तो बायोफिल्ट्रेशन यूज किया जाता है किसके लिए? इन्फेक्शियस वेस्ट, अच्छा कंटामिनेटेड एयर स्ट्रीम सुना दी। सो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट? कंटामिनेटेड एयर स्ट्रीम। नहीं सर ये 62 मिलियन वाला सही है, वो चैप्टर 21 वाला। चलो कोई बात नहीं। तो हम जो क्या कहते हैं बायोफिल्ट्रेशन यूज करते हैं किसके लिए? हमारी जो कंटेमिनेटेड एयर स्ट्रीम्स होती हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप बोल सकते हो बायोफिल्ट्रेशन इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक। ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं लिविंग मटेरियल को कैप्चर करने के लिए या बायोलॉजिकली डिग्रेडेड पॉल्यूटेंट को कैप्चर करने के लिए। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर कंटेमिनेटेड एयर स्ट्रीम। कंटेमिनेटेड एयर स्ट्रीम्स को ऑफ गैसेस बोला जाता है। टू रिमूव दी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ओडर, उसमें से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओडर को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बायोफिल्ट्रेशन यूज करते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच इज द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? सवाल बोल रहा है इसमें से कौन सा एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जांपल है? ई वेस्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बायोमेडिकल वेस्ट नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं, एग्रीकल्चर वेस्ट हाँ। एक और सवाल आया था इसके ऊपर कल, मैच दी फॉलोइंग वाला, उसमें था ये एग्रीकल्चर वेस्ट को उसने क्या बोला हुआ था? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला हुआ था। तो अगर आप सवाल ध्यान से भी पढ़ रहे पूरे पेपर के अंदर, आपको 3-4 सवाल तो आपस में इंटरलिंक्ड ही मिल जाते। आपको 3-4 सवाल तो आपस में इंटरलिंक्ड ही मिल जाते। तो ये सवाल पीछे कराया था मैंने आपको कल, आई डिस्कस दिस प्रॉब्लम यस्टरडे आल्सो। तो सेम वही चीज है, एग्जैक्टली सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। Which of the following is the most appropriate example of point source water pollution? इसमें से कौन सा most appropriate example है किसका? Point source water pollution का। चलो ठीक है, तो point source water pollution का example जरा बताना। point source, point का मतलब क्या होता है? What is being termed as point source? Point source मतलब जो एक ही source से आए, which comes from a single identifiable and localized source। तो point source का मतलब होता है वो सोर्स जो सिंगल हो, आइडेंटिफाइबल हो और लोकलाइज्ड हो, इसको टेक्निकली बोलते हैं हम पॉइंट सोर्स। तो डस्ट डिपॉजिट ओवर अ वाटरशेड, वाटरशेड के ऊपर डस्ट डिपॉजिट हो गई, नहीं पता भैया कहां से आया। फर्टिलाइजर वॉश्ड फ्रॉम मेनी फील्ड्स तो आइडेंटिफाइबल नहीं है। सॉइल इरोजन फ्रॉम लार्ज ओपन कैचमेंट एरिया, फिर से नहीं पता कहां से इरोजन हुई है। डिस्चार्ज फ्रॉम अ फैक्ट्री आउटफॉल पाइप इनटू अ रिवर, तो आंसर क्या आ गया? डी इज द आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? जो आपका सोर्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो सिंगल सोर्स है, वो लोकलाइज्ड सोर्स है, वो एक डेफिनेट सोर्स है। तो ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल बनता है इसका। सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम कम्स आउट टू बी डी, जो नोन हो। अमृता ने बिल्कुल सही बात बोली है, नोन पॉइंट एक पॉइंट से। आयरन मैन ने भी सही बोला, आत्माश्रय ने भी सही बोला, गुड। कुमार रेणु ने भी सही बोला, गुड। सारे बढ़िया बच्चे देखो, गुड। आगे बढ़ते हैं। In coagulation flocculation, the primary purpose of the coagulation is to, तो primary purpose coagulation का क्या होता है?
स्ट्रिप वॉलेटाइल कंपाउंड, नहीं भैया, कोगुलेशन का काम होता है कोगुलेंट को मिलाना और चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज पार्टिकल चार्ज एंड डीस्टेबलाइज द कोलॉइड्स टू फॉर्म अ लार्जर फ्लॉक, सही बात है। ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया टू नाइट्रेट नाइट्रिफिकेशन होती है। इंक्रीज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, गलत बात है। सो आंसर टू दिस प्रॉब्लम कम्स आउट टू बी बी। तो भैया कोगुलेशन फ्लोकुलेशन में कोगुलेशन का काम क्या है? चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, यानी कोगुलेंट को क्या करना है? चार्ज न्यूट्रलाइज करके पार्टिकल को डीस्टेबलाइज कर देना है। स्टेबल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो आपस में क्या करे? जो रिपेल करे। मेरे को रिपल्शन बंद करानी होती है, और साथ में क्या बनाना होता है? स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाना होता है। साथ में क्या बनाना होता है? एक स्टिकी प्रेसिपिटेट को बनाना होता है। वी ऑल्सो हैव टू फॉर्म अ स्टिकी प्रेसिपिटेट। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, an India-led global mass movement to nudge individual and community action to protect and preserve the environment with the theme of reduce waste, say no to single-use plastic, reduce e-waste, all of the above। क्या है भैया? बोल रहे मिशन लाइफ में क्या था? वेस्ट रिडक्शन है, सही है। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, सही है। रिड्यूस ई वेस्ट, सही है। यानी सारे ऑप्शन ही सही है। इट मींस डी इज द आंसर। तो मिशन लाइफ क्या है? एक इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट है जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब? इट वाज इंट्रोड्यूस एट COP26। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? COP26 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू नज द इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल लिविंग हैबिट्स। इसका पर्पस था जो इंडिविजुअल्स हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, उसको क्या करे? नज करे, मतलब उसको बोले कि भैया आप कैसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो जो सस्टेनेबल हो, द प्रैक्टिसेस व्हिच आर सस्टेनेबल। ये काम था किसका? हमारे मिशन लाइफ का। दिस वाज द फंक्शन ऑफ मिशन लाइफ। 76 का डी, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 76 का हमारा क्या आ गया? डी आ गया। बहुत बढ़िया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। 77, the dissemination of the hazardous contaminant from improperly managed waste disposal sites to a nearby population typically occurs via environmental media that facilitate contaminant transport and human exposure. Which of the following represents the most common pathway? तो सवाल किसके ऊपर है? ये सवाल है पाथवे के ऊपर। तो बोल रहा है सबसे कॉमन पाथवे क्या है? फोटोकेमिकल फिक्सेशन ड्यूरिंग द प्लांट मेटाबॉलिज्म, नहीं भैया। इंटीग्रेटेड सॉइल एयर वाटर एनवायरमेंटल पाथवे, सही बात है। ये सबसे कॉमन पाथवे है, तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो सॉइल वाटर एयर एनवायरमेंटल पाथवे। अकॉस्टिक डिस्पर्जन, नो भैया, साउंड से डिस्पर्जन हुई। रेडियो एक्टिव ट्रांसमिशन, रेडियो एक्टिव ट्रांसमिशन से भी भैया नहीं मिलेगा। इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होता तो मैं स्ट्रेट टू नो सिंगल मारता, बट ऑल ऑफ द अबव देखकर मार दिया। गुड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखनी पड़ती है। वी हैव टू कीप द प्रेजेंस ऑफ माइंड आल्सो। 77 का डी, 77 का डी नहीं है, 77 का बी है। तो बोला है सबसे कॉमन पाथवे क्या है वो बता दो। व्हिच इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। तो जो कंटेमिनेंट है फ्रॉम वेस्ट साइड डू नॉट स्टे इन वन प्लेस, ये मूव करते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड पाथवे है, पानी की मदद से, सॉइल की मदद से और एयर की मदद से, इससे जो एक्सपोजर होता है ह्यूमन को वो सबसे ज्यादा होता है। इससे जो एक्सपोजर होता है ह्यूमंस को वो सबसे ज्यादा निकल के आता है। इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। क्लियर? आयरन मैन 77 का, ठीक है। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या भाई? अच्छा मतलब इंटीग्रेटेड सॉइल एयर पाथवे 77 का बी है। अच्छा हुआ देख लिया मैंने, तो फिर बोलते आ जाता नीचे से कमेंट कि बोला तो बी था और बी पे क्रॉस मार दिया, ऐसे कैसे कर दिया। भैया आजकल के जनता बड़ी खतरनाक है। The term cradle to grave in the hazardous waste management refers to, कल बताया था इसके बारे में, तो coincidentally कल डिस्कस किया था मैंने इसके बारे में। cradle to grave क्या मतलब है? cradle to grave ये लाइफ साइकिल ट्रैकिंग ऑफ वेस्ट होती है इसके अंदर। तो लाइफ साइकिल ट्रैकिंग ऑफ वेस्ट होती है इसके अंदर। तो cradle to grave ये क्या रेफर करता है? कंपोस्टिंग, नहीं भैया कंपोस्टिंग होती नहीं है इसकी। लाइफ साइकिल ट्रैकिंग ऑफ द वेस्ट, बिल्कुल सही बात है। बरियल प्रैक्टिसेस नो, रिसाइकल प्रोसेस नो, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस भी नहीं होता है। 110 सही हो रहे हैं, बहुत बढ़िया शशि, गुड, वेरी गुड। अगर आप 110 सही करके आ रहे हो तो मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भैया इस साल और अगले साल, पिछले साल भी हुआ था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और उसका सिलेबस होता है एनवायरमेंट। इतना एनवायरमेंट मैंने आपको करा दिया है, कम से कम इस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में तो फिट बैठ जाओगे। और जितना मैं सोच पा रहा हूं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एजेई, क्योंकि एजेई वाले डिपार्टमेंट हो गए सैचुरेट, खूब लोग हैं, प्रमोशन ही नहीं होगा। और ये डिपार्टमेंट है पूरे खाली।
लगोगे असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर और सीधा प्रमोशन होगा आपका 1-2 साल के अंदर, सीधा प्रमोशन होगा 1-2 साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और ये 1-2 साल ही चलेगा, ये लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे वैकेंसी भर जाएंगे फिर से रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाने की। क्लियर है? आई स्टडीड फ्रॉम योर क्लासेस सर एंड गॉट 190 आउट ऑफ 250 क्वेश्चंस करेक्ट। आई बिलोंग टू दैट, आई डोंट नो बेटा, हाउ वुड आई नो? मेरे को कैसे पता कि बच्चे कैसा परफॉर्म करके आए होंगे? चलो, पर इवेपोरेशन इस सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन, बोल रहा है पर इवेपोरेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? मेम्ब्रेन एंड फेज चेंज। तो पर इवेपोरेशन एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस होता है which is used to separate liquid mixture। इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक परमिएशन होता है और एक इवेपोरेशन होता है, इसलिए पर इवेपोरेशन का नाम रख दिया। परमिएशन क्या होता है? एक स्पेसिफिक कंपोनेंट पास करता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इवेपोरेशन में क्या होता है? दैट कंपोनेंट अंडरगोज अ फेज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर और फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन एंड फेज चेंज। तो 2 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, एक मेम्ब्रेन और फेज चेंज प्रोसेस हो जाती है इसके अंदर। तो इट इज हाईली इफेक्टिव इन सेपरेटिंग द मिक्सचर्स दैट आर डिफिकल्ट टू डिस्टिल। जिसको डिस्टिल करना क्या होता है? मुश्किल होता है। आउट ऑफ डिस्कशन टिल 78 में से 3 इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया यार अर्थ, वेरी गुड, फोड़ के आए हो मतलब पेपर तुम। सही है भाई, मतलब 78 में से 75 सवाल सही, गुड, बहुत बढ़िया एफिशिएंसी है ये। आगे बढ़ते हैं। 80 If a portion of the waste stream consists of organics or can be easily separated into organics, then the preferred solid waste management practices. So if the portion of the waste stream consists of organics or can be separated into organics, then the preferred solid waste management practice is known as what? क्या बोलते हैं भैया? आप सेपरेट कर सकते हो ऑर्गेनिक्स को, यू कैन सेपरेट ऑफ द ऑर्गेनिक्स। तो इंसिनरेशन, इसमें तो बर्न किया जाता है। लैंडफिलिंग नो, कंपोस्टिंग बिल्कुल सही बात है, नन ऑफ दीज नो। तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? कंपोस्टिंग। 79 का वो तो बता दिया। तो इफ द वेस्ट स्ट्रीम इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जैसे फूड वेस्ट हो गया, जैसे यार्ड ट्रिमिंग्स हो गई, कंपोस्टिंग इज अ प्रेफर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है दैट कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल कंडीशनर। 80 कंपोस्टिंग, 80 का कंपोस्टिंग बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 80 का कंपोस्टिंग, वेरी गुड, बढ़िया है, सही बता रहे हो। आगे बढ़ते हैं। कंसेंट टू ऑपरेट इज ग्रांटेड बाय, कंसेंट टू ऑपरेट कौन ग्रांट करता है? तो कंसेंट टू ऑपरेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं भैया, ये किसके अंडर काम कर रही होती है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। कोर्ट भी नहीं ग्रांट करता, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं ग्रांट करती। तो कंसेंट टू ऑपरेट, कल भी आया था कंसेंट टू ऑपरेट। तो इंडिया में एज पर वाटर एंड एयर एक्ट किसी भी इंडस्ट्री प्रोसेस को जो डिस्चार्ज है ट्रेड एफ्लुएंट का या एमिशन है, उसको डिस्पोज करने से पहले कंसेंट टू ऑपरेट लेना पड़ेगा। इसको ग्रांट करती है रिस्पेक्टिव स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या आप बोल सकते हो पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, आफ्टर वेरीफाइंग दैट द यूनिट हैज इंस्टॉल्ड द नेसेसरी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। क्लियर है सर? एजेंडा वाला बायोफिल्ट्रेशन में एयर स्ट्रीम वाला एक जगह इन्फेक्शियस वेस्ट 62 मिलियन वेस्ट लगाया सर, वही में डाउट फुल था मैं। चलो ठीक है, पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो बढ़िया है, डाउट तो क्लियर हो रहे हैं आपके। गुड आयरन मैन। आगे बढ़ते हैं। A village pond develops algal bloom after repeated fertilization runoff from the nearby field. The most likely cause is रेडियोएक्टिव कंटेमिनेशन नहीं भैया। एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होती है? न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट लीडिंग टू यूट्रोफिकेशन, सही बात है। सैलिनिटी इंक्रीज नहीं है। क्या सवाल है, मतलब इतने प्यारे प्यारे सवाल है कि एल्गल ब्लूम हो रही है किस वजह से? क्योंकि न्यूट्रिएंट की एनरिचमेंट हो गई है, लीडिंग टू व्हाट? यूट्रोफिकेशन। तो अगर कोई सिंसियरली भी पढ़ के गया है, आप बोलो ना आसान है, आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है। आपको आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। और आज तो मैंने न्यूज भी पढ़ा था, अब मेरे ख्याल से कितने 8000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और अटेंडेंस कितनी है? 48% या 45%, कितनी अटेंडेंस थी? व्हाट वाज द अटेंडेंस? यूट्रोफिकेशन 8000 में से अटेंडेंस 45% थी कि 50% थी? कोई 50% के आसपास अटेंडेंस थी मेरे ख्याल से। आज किसी बच्चे ने भेजा भी था मुझे। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर तीनों है, नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है सल्फर है, तीनों ही बातें हैं। तो मेरे ख्याल से 50% की अटेंडेंस थी, 50% लोग मान के चलते हैं मैक्सिमम। तो 4000 बच्चे तो पेपर ही दे के आए हैं बस। तो इतने सीरियस बच्चे हैं, बस इतने पेपर दे के आए हैं,
इतने तो पेपर दे के आए हैं बस, 44% था, तो 4000 के आसपास ले, तो भैया मैं 50% ले लिया, तो काफी अच्छा चांस है आप लोगों का, यू हैव अ गुड चांस। चलो आगे बढ़ते हैं। Decomposition of the organic waste in the landfill leads to the emission of organic waste। landfill में decomposition हो रही है, क्या एमिट होगा? It will lead to the emission of, मीथेन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है 45%। तो मीथेन रिलीज होती है 60 से लेके 70%, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कितनी? 30 से लेके 40%। तो आंसर क्या आएगा? मीथेन। सो इट लीड्स टू द इमिशन ऑफ व्हाट? मीथेन। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आप बोल सकते हो, पर मार्क किसे करूंगा मैं? जिसकी प्रोपोर्शन क्या है? ज्यादा है, द प्रोपोर्शन ऑफ विच इज कंपैरेटिवली मोर। तो हम मार्क उसे करेंगे जिसकी प्रोपोर्शन क्या है? ज्यादा है, तो प्रोपोर्शन ऑफ विच इज कंपैरेटिवली मोर। क्लियर है? मीथेन है, मैक्सिमम है। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 तक कराता हूँ, फिर अमित सर करा लेंगे, क्योंकि उनको उनकी 10 बजे दूसरा सेशन है, तो 15 मिनट वो कराएंगे, फिर 10 से 10:30 में ले लूंगा, ताकि उनका दूसरा सेशन भी कंटिन्यू हो जाए, नहीं तो मैं पूरे करा देता। A treatment plant receives wastewater from highly variable hourly flow and intermittent toxic discharge from an industrial area. Which combination is most appropriate before biological treatment? तो भैया क्या हो रहा है? आर्ली फ्लो और इंटरमिटेंट टॉक्सिक वेस्ट है। आर्ली फ्लो है और इंटरमिटेंट टॉक्सिक वेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लक्चुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन को सेकेंडरी क्लैरिफायर तो लास्ट में लगता है। फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक एंड एप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट एट दी सोर्स, बिल्कुल सही बात है। स्लज थिकनिंग स्लज हैंडलिंग का पार्ट है। स्क्रीनिंग फॉलोड बाय क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन तो 3rd डिग्री और केमिकल ट्रीटमेंट है हमारा। तो जो फ्लो इक्वलाइजेशन है वो बफर की तरह काम करता है, जो वेरिएबल आर्ली फ्लो होती है उसको हैंडल करने में काम करता है वो हमारी। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फ्लो इक्वलाइजेशन और एप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कहां पे? सोर्स के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। 84 का भी। 85 फाइटो रेमिडिएशन इज बेस्ड ऑन, ये भी करा रखा मैंने आपको। फाइटो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन मींस प्लांट अपटेक ऑफ द कंटेमिनेंट। जी ऑप्शन बड़ा वाला सही है, बहुत बढ़िया। तो थर्मल ऑक्सीडेशन नहीं, फाइटो मतलब क्या हमारा? लाइट इन्वॉल्व है, तो प्लांट अपटेक ऑफ दी, अरे भाई सही लगाना है, प्लांट अपटेक ऑफ द कंटेमिनेंट, केमिकल स्टेबलाइजेशन, माइक्रोबियल डाइजेशन। तो फाइटो रेमिडिएशन एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है विच यूजेस द लिविंग प्लांट टू क्लीन अप द सॉइल। ये लिविंग प्लांट को यूज करती है सॉइल को क्लीन करने के लिए। एंड वाटर विच इज कंटेमिनेटेड विद द हैजार्डस केमिकल, ये बेस्ड होता है किसके ऊपर? एबिलिटी ऑफ द सर्टेन प्लांट्स टू अपटेक द कंटेमिनेंट। तो कुछ प्लांट की एबिलिटी होती है वो कंटेमिनेंट्स को सोख लेता है, कहां से? रूट से, और उसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर, उसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर, और ब्रेक डाउन कर देता है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? फाइटो रेमिडिएशन बोल देते हैं। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फाइटो रेमिडिएशन। तो अमित सर आप करा लीजिए अब। जी सर, थैंक यू सर। तो सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास तक कर लिया था। तो उसके हुए हम लोग जो जीएस के क्वेश्चन है वो देखेंगे। एक सेकंड में शेयर कर देता हूं आप लोग से स्क्रीन। जी, मैं एक बार टीम को कहूंगा मेरी स्क्रीन जरा शेयर कर दे, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। मैं एक बार टीम से कहूंगा एक बार शेयर कर दीजिए मेरा बैकग्राउंड। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। अब सभी को विजिबल है? एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बता दीजिए भैया, क्या सभी को वॉइस क्लियर आ रही है और बैकग्राउंड क्लियर है, क्वेश्चन दिख रहा है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 से। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 से वी विल स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है,
सो लास्ट टाइम में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक देख लिया था, लास्ट आप वीडियो जाके देखेंगे। 93 आपका जो क्वेश्चन है दैट इज राइजोसोम। सवाल आया है बायोलॉजी से उठकर, सवाल आया है बायोलॉजी से उठकर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 93 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया है बायोलॉजी से उठकर, सवाल है राइजोसोम आर द साइट ऑफ। राइजोसोम किस चीज की साइट है? क्या आरएनए सिंथेसिस होता है, क्या लिपिड सिंथेसिस होता है, क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, या डीएनए रेप्लिकेशन होता है? ठीक है, क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल, राइजोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस इज राइट आंसर, ठीक है। राइजोसोम रेस्पॉन्सिबल है, वो पार्ट है सेल का जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 94 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 95 पर आ जाइए। 95 का बड़ा बेहतरीन सवाल है। बिल्कुल अमृता जी, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वेरी गुड। कट ऑफ रंजन शाह, कट ऑफ अभी कैसे बता दें आप, ये बताइए। का काम है, बीपीएससी से पूछिए, एक बार ईमेल लिखिए बीपीएससी को कि कट ऑफ बताओ जल्दी से। मैं थोड़ा जल्दी में हूं, मुझे अभी जाननी है कट ऑफ। भाई आप एक बार पेपर को डिस्कस कीजिए, कितना सही कर कर आए हैं, क्या कर कर आए हैं, ठीक है। पेपर मेरे हिसाब से अलग है, आपके हिसाब से अलग है। वी कैन ओनली डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स, ऑलराइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं, ठीक है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज सिक्योर्ड, ठीक है। कैग का सवाल है, कैग का सवाल है। आज सर मैं कैग को जरूर पॉलिटी के अंदर कवर कराता हूं, उसका रीजन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। ये भैया मुझे जवाब बिल्कुल ठीक लग रहा है, राइट, ये जवाब बिल्कुल ठीक लग रहा है। His salary except that of staff is charged on public accounts of India। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। जो सैलरी होती है कैट की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। इसलिए ऑप्शन 95 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, ओनली वन राइट आंसर है, ओनली वन राइट आंसर है, ठीक है। बोथ नहीं है, ओनली वन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से पैसा या सैलरी कैग की नहीं आती है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, ये टफ क्वेश्चन मैं नहीं कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। क्या है असर्शन, देखते हैं। रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू बैलेंस इट्स बोरोइंग एंड फिस्कल मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट चाहेगी कि उनका जो खर्चे का डिफरेंस है उसे मैनेज करे, बिहार गवर्नमेंट भी बात चाहती है। तो किसी भी एंगल से ये वाला ऑप्शन मुझे गलत नहीं लग रहा। सेकंड है रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट इज अटेम्प्ट, रीजन है gross fiscal deficit as percentage of GSDP of Bihar government has been 4.2% in 2023-24 and 3% in 2025-24, ठीक है। क्या ये रीजन ठीक है? तो भैया बिल्कुल ठीक रीजन है, बिल्कुल ठीक रीजन है। और क्योंकि ये फिगर्स आए इसलिए ये असर्शन को जस्टिफाई करता है, इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of above statement, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए 97 पर, बड़ा मजेदार सवाल। सवाल है कि पहला हिंदी में न्यूज़पेपर कौन सा आया? फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर प्रिंटेड एट कैलकाटा इन 1827। कलकत्ता के अंदर प्रिंट होने वाला पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा आया, ठीक है। बहुत भारत के अंदर लेटर स्टेज में न्यूज़पेपर मूवमेंट चलता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। बताइए जी, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर आंसर होगा ऑप्शन ए, उदत मारतंडा, कैलकाटा के अंदर लाया गया, ठीक है। कौन लाए थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ल, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के अंदर पेपर को लाते हैं, ठीक है। कब? मई 30 1826, मई 30 1826
पहला हिंदी में प्रकाशित न्यूज़पेपर, ठीक है, पहला हिंदी में प्रकाशित। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उदाता मार्तंडा, राइट। क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेंगे। 98, नाइट्रोजिनेस इन बैक्टीरिया इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, ठीक है, व्हेन बैक्टीरियल अडेप्टेशन फेवर्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। Which bacterial adaptation favors nitrogen fixation? ऑप्शन है एरोबिक फोटोसिंथेसिस, फोटो प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीज, एलिवेटेड रेस्पिरेशन रेट या स्पोर फॉर्मेशन। बताइए आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है एलिवेटेड रेस्पिरेशन रेट। एलिवेटेड रेस्पिरेशन के रेट की वजह से नाइट्रोजिनेज इन बैक्टीरिया इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को फेवर करती है ये कंडीशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट आप लोगों के लिए थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको विजिबल हो जाए। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर देखेंगे। द बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, द बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस एंड influential student organization in Bihar nationalist movement was first held at, पहली बार बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां हुई थी? क्वेश्चन नंबर 99 को बताएंगे, आसान सवाल है। फर्स्ट टाइम हुई थी ये पटना कॉलेज में, ठीक है जी, पटना कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 99 का ए आंसर है, पटना कॉलेज में। कब हुई थी? 1906 के अंदर हुई थी, 1906 के अंदर हुई थी सर, ठीक है। इसमें इंपोर्ट बहुत शानदार बड़े बड़े लीडर जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। राजेंद्र प्रसाद जी और बड़े बड़े जो आपके लीडर थे बिहार के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, एटसेट्रा। पटना कॉलेज, पटना से, ठीक है। 99 का ए आंसर राइट है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? अब देखिए ये सवाल इंटरेस्टिंग है। ये सवाल क्यों इंटरेस्टिंग है, सभी ध्यान देंगे। ज्यादातर आप में से बच्चा 2025 को देख के कंफ्यूज हो गया कि भैया 25 की रिपोर्ट की बात हो रही है, 25 में रैंक 91 है, पर 91 रॉन्ग आंसर है, आंसर है 96। क्यों आंसर 96 है? ऑप्शन डी को मैं क्यों ठीक मानता हूं? क्योंकि साफ साफ लिखा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात हो रही है, यहाँ पर 2024 की बात हो रही है। 2024 का करप्शन परसेप्शन सीपीआई कब रिलीज किया गया था? फरवरी 2025 में किया गया था। साल कौन सा है? 24। रिपोर्ट आपसे पूछ ली 1 साल पुरानी, अब की बार फरवरी 2026 में 2025 का किया, जिसमें 91 रैंक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 96, ठीक है। 100 का बताइए कमेंट कर जल्दी से जल्दी, कौन कौन बच्चा 96 करके आया है। अब ये कंफ्यूजिंग सवाल था, जान डालिए। सीपीआई 2024 रिलीज्ड इन फरवरी 2025, ठीक है, रिलीज 25 में हुआ है, साल है 24, तो आपसे सीपीआई इंडेक्स 2024 के बारे में यहां पर पूछा गया है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं गाइस। डी मनोज इज C2 ए प्राइमर ऑफ किस चीज का है? बताइए, डी एरिथ्रो गैलेक्टोस, डी फ्रुक्टोस या फिर डी ग्लूकोज, ठीक है। अब आप देखते हैं तो ऑप्शन डी ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। 101 का कौन कौन बच्चा डी आंसर लगा कर आया है, कमेंट में बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन डी ग्लूकोज राइट आंसर है। अब ये मिसिंग टर्म वगैरह तो तुम ढूंढ लेते हो, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, ढूंढ लो। ये तो बहुत 48 इसका आंसर वैसे, ठीक है, ठीक है, कौन कौन करके आया 48 देख लेना एक बार। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन को जब मैं देखता हूं तो देखिए क्या दिया हुआ है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन है, एक रीजन है, ठीक है। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म्स कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी, ठीक है। In light of above statement, choose the most appropriate answer from option given below. बताइए कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है इन सभी ऑप्शंस या विकल्पों में दिए गए विकल्प में से, ठीक है। बताइए 103 का आंसर आप बताएंगे, ठीक है, 103 का आंसर आप बताएंगे।
तो आंसर गाइस, कितने बच्चे आप में से इसका आंसर बी कर आए हैं? ठीक है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्या कारण है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ओनली टास्क ऑफ ग्राम सभा। नहीं जी, डेवलपमेंटल प्रोग्राम सिर्फ टास्क नहीं होता, पंचायत के सारे कार्य करती है कौन? ग्राम सभा। असर्शन विल बी रॉन्ग, रीजन ठीक है। बहुत सारे स्टेट है जैसे यूपी एंड बिहार, वहां पर पंचायत कमिटीज बनाती हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत फॉर्म्स कमिटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी, सी एंड डी कमिटी, CDCs बोलते हैं अपन इसे। पंचायत है, ये पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। इनके तहत कमिटीज का गठन होता है। ऑप्शन ए फॉल्स है और बी ट्रू है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। कितने लोग 103 का आंसर बी कर आए हैं, बताइए। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 104, क्वेश्चन नंबर 104, अगेन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इस बार कमीशन ने आप लोग की हालत टाइट कर दी, इस तरह का पेपर पैटर्न दिया है कि बहुत बुरी हालत कर दी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 को, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन ए क्या बोलता है? द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP was designed as a forward looking initiative to increase investment between financial year 20 and 25, ठीक है। अगर मैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करता हूं तो स्टेटमेंट 1 असर्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रीजन क्या है? द NIP इंक्लूड ओवर इतने प्रोजेक्ट 37 सब सेक्टर विच आर ट्रैक्ड थ्रू इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल। ऑप्शन रीजन भी ठीक है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा? क्या ये सब मिलने के कारण नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डिजाइंड है इस तरीके से? तो ऐसी बात नहीं है भैया, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन या पूरे प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरा आंसर यहां पर ए आएगा। मेरा आंसर यहां पर ए आएगा। देखते हैं कि कमीशन के दिल में क्या है और क्या आंसर कमीशन ने दिया है, ठीक है जी। चलिए, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर ए इज राइट सर। चलिए जी, नेक्स्ट है। देखिए जरा एक बार क्वेश्चन देखिए, 105 क्वेश्चन देखेंगे अपन। 105 क्वेश्चन देखेंगे सभी। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, GOI 1919। भैया मैं शुरुआत में पढ़ा देता हूं, लेकिन तुम मानते नहीं हो। जब भी मैंने पॉलिटी डिटेल में करने की कही, तुमने कहा कि सर इंडिया आता नहीं है, मत पढ़ाओ, बिहार पढ़ाओ, बिहार पढ़ाओ, बिहार पढ़ाओ। देख लो इंडिया के क्वेश्चन आकर बैठे हुए हैं। सवाल बेहद आसान है, ठीक है। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या किया गया था? डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। डायआर्की का क्या मतलब होता है कि जो प्रोसेस के सब्जेक्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून कौन बना सकता था? गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर प्लस कौन बना सकता था? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ट्रांसफर सकता था गवर्नर जनरल प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसलिए मैं ऑप्शन ए को देखते ही टिक मार दूंगा, बिल्कुल करेक्ट। देखते ही टिक मार दूंगा, बिल्कुल करेक्ट। अंडरस्टूड? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 को मैं देख लेता हूं। द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन इन द फॉलोइंग बुक्स। आप लोगों से मैंने करंट अफेयर कराते टाइम कहा था कि पार्लियामेंट में चर्चा हुई है वंदे मातरम पर, तो वंदे मातरम को पढ़कर जाइए, पढ़ के जाइए। अब देखिए
जो बच्चे ने मार्क कर रखा है, गलत मार्क कर रखा है भैया, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है, कहां से लिया, सोर्स क्या था, आनंद मठ। ऑप्शन डी आनंद मठ राइट आंसर है, ऑप्शन डी आनंद मठ राइट आंसर है। कितने बच्चे आप में से 106 का आंसर डी मार्क कर आए बताएंगे कमेंट सेक्शन में एक बार फुर्ती के साथ। नेक्स्ट 107 अगर क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं, अ न्यू बैक्टीरियल स्टेन displays less than 95% 16S RNA sequence identity compared to known species, ठीक है। What is the most reliable next step to determine if it is a novel species, ठीक है, बताइए क्या तरीका होगा। क्वेश्चन नंबर 107 कर आए, बताइए भैया कैसे पता करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, परफॉर्म एवरेज न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिटी ANI एनालिसिस के थ्रू, ANI एनालिसिस के थ्रू। 107 का आंसर भी डी है, ठीक है, 107 का आंसर भी डी है, बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा सेशन है इसलिए मैं वापस आऊंगा वंस द पोर्शन हो जाएगा सर कंप्लीट, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। अभी सर कंटिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू कर लीजिए, मैं फिर आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे मैं वापस आकर वहां से कंटिन्यू कर लूंगा जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है। आ गया सेशन लाइव है? यस सर, सेशन आ गया है, आप कंटिन्यू कर लीजिए सर, मैं आप जब कंप्लीट करा लेंगे मैं वापस आकर कंप्लीट कर दूंगा। So now it is live. Last question हमने 85th क्वेश्चन किया था। So last of the question was 85th, ठीक है। So 85th क्वेश्चन हमारा फाइटो रेमिडिएशन का हो गया था, अब कंटिन्यू करते आगे। देखो पीछे फाइटो रेमिडिएशन था, अब साइट रेमिडिएशन आ गई है। पीछे हमारी फाइटो रेमिडिएशन थी, अब हमारी क्या आ गई है, साइट रेमिडिएशन आ गई है। So instead of फाइटो रेमिडिएशन we'll be talking about साइट रेमिडिएशन। देखो साइट रेमिडिएशन सक्सेस इज इवैल्यूएटेड यूजिंग पॉलिटिकल ओपिनियन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग डाटा, सोशल मीडिया, विजुअल इंस्पेक्शन ओनली। देखो फिर से ऑप्शन से आप आंसर बता सकते हो। So the success of remediation project मतलब cleaning up of the contaminated site, must be proven scientifically। ये scientifically prove होना चाहिए, और scientific prove होने के लिए environmental monitoring data हमारा clear होना चाहिए। तो environmental monitoring data should be clear। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर है, दिख रहा है, आवाज क्लियर है। सो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग डाटा, चलो आगे बढ़ते हैं। Government of India banned the use of the identified single-use plastic SUP items with the low utility and high littering potential nationwide from July 1st, 2022. The ban targets specific plastic carry bags with a thickness of less than, again very good problem, फिर से आ रही है, फिर से बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी गुड प्रॉब्लम, क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है और उसमें जो अपडेशन आई है वो भी आपको बता रखा है। तो अभी ये किसकी बात कर रहा है, 2022 की बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल implemented the plastic ban on the plastic carry bags based on their thickness to improve the recyclability। और इसके लिए जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग की वो कितनी रखी गई है, 120 माइक्रोन रखी गई है। अच्छा आज के टाइम पे कितनी हो गई है, इन टुडेस टाइम इट इज हाउ मच, आज के टाइम पे कितनी हुई है अमृता, आगे है हमारा अमृता राज है, आनंद राज है, जरा बताना। अमृता राज, आनंद राज, आज के टाइम पे कितनी थिकनेस कर दी गई है, इन टुडेस टाइम थिकनेस इज केप्ट टू बी हाउ मच। 120 से भी बढ़ा दिए भाइयों ने, 120 से भी बढ़ा दिए इन्होंने, कितनी हो गई है जरा कमेंट करके बताना कितनी हो गई है। सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैजार्डस वेस्ट, ये भी अभी 3 दिन 4 दिन पहले कराया मैंने आपको।
दिस प्रॉब्लम ऑल्सो आई हैव डिस्कस 3-4 days बैक। अभी जो मैंने एक सेशन लिया था आपके एग्जाम से पहले, उसमें ये वाला क्वेश्चन करा रखा है। तो उस सेशन से ही मेरे को 10-15 सवाल मिल गए। फ्रॉम दैट सेशन ओनली 10 to 15 प्रॉब्लम्स आई हैव डायरेक्टली फाउंड, कि अगर वो सेशन भी लगा देते तब भी 10-15 सवाल तो आप कर ही जाते। So in the classification of the hazardous waste material exhibiting the highly acidic or alkaline characteristics are categorized as corrosive. Such waste generally possesses pH value that falls within the following range. pH कितनी होनी चाहिए? करोसिव होने के लिए pH कितनी होनी चाहिए? pH 2 से कम होनी चाहिए, 12.5 से ज्यादा होनी चाहिए। 2 से कम, 12.5 से ज्यादा। So it should be less than 2 and greater than 12.5। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए हमारे? गलत हो गए। तो जिसने भी वो क्लास लगाई होगी, कम से कम ये सवाल तो डायरेक्टली बना के आ गया होगा। So less than 2 greater than 12.5। तो डायरेक्टली वहीं से उठ के आ गया है प्रॉब्लम। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 89 in situ remediation means in situ remediation landfilling treatment at contaminated site burning off site treatment। तो in situ remediation साइट पे ही आपने क्या किया? रेमिडिएशन करी। तो in situ का मतलब क्या है? in its original place, in its original place। तो आपने क्लीनिंग करी कंटेमिनेंट की ओरिजिनल प्लेस पे। कैसे? आपने ट्रीटमेंट कर दी कहां पे? कंटेमिनेटेड साइट पे। तो ट्रीटमेंट इज बीइंग कैरिड आउट एट द कंटेमिनेटेड साइट। तो आंसर कम्स आउट टू बी बी। इस सवाल का जवाब क्या निकल के आता है? क्लियर है? चलिए आगे। लेस देन 2 ग्रेटर देन 12.5। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द स्ट्रेटजीज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैलोरीफिक वैल्यू, डेंसिटी, प्रोपोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। बोल रहा है ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है तीनों, उनमें से कौन सी बात सही है। तो आपको बोल रहा है कौन सी स्ट्रेटेजी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंसीडर की जाती है। कौन सी स्ट्रेटेजी रेफर की जाती है? भैया तीनों रेफर की जाती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लेते हैं। इट डिटरमाइंस दी वेस्ट इज सूटेबल फॉर इंसिनरेशन और नॉट, ताकि वेस्ट टू एनर्जी रिकवरी कर पाओ। डेंसिटी क्रूशियल होती है फॉर डिजाइनिंग द कलेक्शन व्हीकल। और प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट डिसाइड करता है कि भैया कंपोस्टिंग करनी है, एनारोबिक डाइजेशन करनी है या नहीं करनी है। तो तीनों ही चीजें क्या होती है? सूटेबल होती है। कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है, डेंसिटी भी होती है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट भी होती है। तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट? आंसर कम्स आउट टू बी बी, ऑल। 90 का भी अमृता राज ने बताया, बिल्कुल सही बात है। गुड, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। Which one of the following is generally a more serious concern in groundwater pollution that in fast flowing surface water? Serious concern in groundwater pollution than in fast flowing surface water। groundwater की प्रॉब्लम बतानी है with respect to surface water। Slow movement with difficult remediation of contaminant, short pollutant residence time, high turbulence, fast dilution, rapid natural aeration। या ग्राउंड वाटर में काय की रीएरेशन होगी? फिर हाई टर्बुलेंस कहां से आएगा ग्राउंड वाटर में? रेसिडेंस टाइम ज्यादा होता है। एक सवाल भी कराया होगा मैंने आपको, एक वेल से दूसरे वेल आने में पॉल्यूटेंट कितना टाइम लेता है? 6 साल 7 साल ले लेता है, क्योंकि स्लो मूवमेंट होती है, डिफिकल्ट रेमिडिएशन होती है कंटेमिनेंट्स की। तो स्लो मूवमेंट होती है और डिफिकल्ट रेमिडिएशन होता है हमारे कंटेमिनेंट्स का। 91 का ए बिल्कुल सही बात है। 91 का ए। तो जो फ्लो वेलोसिटी निकल के आती है सॉइल के अंदर, वो बहुत ही छोटी होती है। हमें कौन सी वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ती है? सीपेज वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ती है। अगर आप सीपेज वेलोसिटी भी कंसीडर कर लोगे, बहुत कम निकल के आएगी। इतनी कम निकल के आती है जनरली सॉइल में, तो हम काइनेटिक हेड इग्नोर ही कर देते हैं। सॉइल के अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इतनी कम होती है कि हम तो काइनेटिक हेड को इग्नोर ही कर देते हैं। तो उसी के ऊपर सवाल बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन दैट कांसेप्ट ओनली। व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन इन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट? ट्रेन, समझ गए, ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट ट्रेन बोल दिया। It is designed only for sedimentation tank में microorganism नहीं आते। It removes significant fraction of settleable solids and part of the organic load before secondary settlement। सही बात है। It completely replaces secondary treatment। गलत बात है। It removes mainly dissolved organic matter। नहीं हटाता है। So answer to this problem comes out to be B। So suspended particle को हटाता है और organic load को हटा देता है किसके पहले? Vs equals to V by NS। Vs equals to V by NS। एक बार एक्सप्लेन करना, अर्थ क्या बोलना चाहते हो आप? एक बार एक्सप्लेन करना, इसे क्या बोलना चाहते हो? व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? चले आगे। मैं आपकी यूपीपीएससी की डीपीपी और फ्री प्रैक्टिस क्लासेस सॉल्व कर ली है।
देखो फिर से बेटा, अब मेरे ख्याल से ये बच्चे मेरी रेगुलर क्लास लगाते हैं। हम सवाल इसलिए नहीं लगाते हैं कि उन्हीं सवालों में से वापस सवाल आ जाएंगे। हम सवाल इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमें कंसेप्ट आता है या नहीं आता, बस यही पर्पस सॉल्व करता है। तो आपने अगर मेरी डीपीपी लगा दी, उस डीपीपी में से थोड़ी सवाल आ जाएगा। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर भी रहा हूं तो भैया एक्सपेक्टेशन ही मेरी इम्प्रॉपर है। आगे बढ़ते हैं। साइट ऑथोराइजेशन इंश्योर्स। साइट ऑथोराइजेशन क्या इंश्योर करती है? इंडस्ट्रियल सब्सिडी नहीं। सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल कंप्लायंस हाँ। वेस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट थोड़ी करते हैं वेस्ट को ना ही। टैक्स एग्जेम्पशन। देखो कितना बढ़िया सवाल है, देखो कितना बढ़िया सवाल है। तो ये सेफ हैंडलिंग और डिस्पोजल कंप्लायंस करती है अगर आपने साइट ऑथोराइजेशन करी। तो साइट ऑथोराइजेशन किसको मिलती है? इट इज ग्रांटेड बाय द बॉडीज लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरिंग दैट अ फैसिलिटी मैनेजिंग वेस्ट फॉलोज द एनवायरमेंटल अप्रोच। वो एनवायरमेंटल अप्रोच को फॉलो कर रही है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही बात है रुपेश रॉय, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डाइऑक्सिन इंक्लूड्स। डाइऑक्सिन का एनवायरमेंटल इंपैक्ट पूछ रहा है। तो पहली बात, डाइऑक्सिन क्या होता है? डाइऑक्सिन आर हाईली टॉक्सिक एनवायरमेंटल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनको पॉप्स बोला जाता है। आपके अगले वाले एग्जाम के लिए काम आ जाएगा। तो डाइऑक्सिन क्या होते हैं? डाइऑक्सिन आर हाईली टॉक्सिक एनवायरमेंटल परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो इनको पॉप्स बोला जाता है। दे आर केमिकली स्टेबल एंड कैन परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर ईयर्स। ये केमिकली स्टेबल होते हैं और एनवायरमेंट में सालों तक रहते हैं। ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। एंड देयर एक्सपोजर इज लिंक्ड टू द सीवियर हेल्थ इश्यूज। इनका जो एक्सपोजर है वो लिंक्ड होता है किससे? सीवियर हेल्थ इश्यूज से। ये इम्यून सिस्टम भी डैमेज कर देता है। So it can damage the immune system also. So it persists in the environment for years. It poses severe risk to the cancer and reproductive damage. सही बात है। लिपोफिलिक, लिपोफिलिक का मतलब फैट सॉल्यूबल। तो लिपोफिलिक का मतलब क्या होता है? ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। These are fat soluble, leading to bioaccumulation in the food chain. ये भी सही है, यानी सारे ऑप्शन ही क्या हो गए? सही हो गए। It means all the options are correct. इसका मतलब सारे ऑप्शंस क्या हो गए? सही हो गए। It means all the options are correct. क्लियर है? चलिए आगे। आपने जो पढ़ाया वही आया। चलो आपने जो पढ़ाया वही आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 95। कंटेमिनेंट टेक्निक्स इंक्लूड। सवाल बोल रहा है कंटेमिनेंट टेक्निक में क्या होता है? कंटेमिनेंट आपको रोकना है। सो कंटेमिनेंट न्यूट्रलाइजेशन, कैपिंग एंड लाइनर्स, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग। तो कंटेमिनेंट इज अ रेमिडिएशन स्ट्रेटेजी। ये एक रेमिडिएशन स्ट्रेटेजी होती है जो क्या करती है? कंटेमिनेंट्स को लॉक कर देती है। अब कंटेमिनेंट्स को लॉक करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, कैपिंग और लाइनर लगाते हैं हम। किसकी मदद से? सीलेंट्स की मदद से। इंसिनरेशन नहीं, कंपोस्टिंग नहीं। तो आंसर क्या आ गया? मृत्युंजय कुमार, बहुत बढ़िया मृत्युंजय कुमार। सो मृत्युंजय कुमार बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Next, which of the following is best classified as unit operation rather than the unit process in the wastewater treatment? So, which of the following is best classified as unit operation rather than a unit process? अच्छा, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस में डिफरेंस बताओ। जब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑपरेशन जो ट्रीटमेंट बेस्ड है फिजिकल मेथड के ऊपर। यूनिट प्रोसेस जो बेस्ड है किसके ऊपर? केमिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इसमें केमिकल यूज होता है। सर जीएस में 45 ही सही हुआ है, उसमें 112 नहीं होगा मेरा। चलो so which of the following is best classified as unit operation? यानी फिजिकल एक्शन है। स्क्रीनिंग में फिजिकल एक्शन है, डिसइंफेक्शन में नहीं है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में नहीं है, कोगुलेशन में नहीं है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? स्क्रीनिंग आ रहा है। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी स्क्रीनिंग। क्लियर है? तो यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस में डिफरेंस पता होगा, इस सवाल को हम बना लेंगे। फिजिकल प्रोसेस, यूनिट ऑपरेशन, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं।
The characteristics and the quantity of the solid waste generated in the region depend on the function of. The characteristics and the quantity of the solid waste generated in the region depends on the function of living standard, abundance and type of the natural resource, lifestyle. बिल्कुल सही बात है, तीनों ही सही है. क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नहीं है, कौन से रिसोर्सेज हैं, लाइफस्टाइल है, और सारी बातें, ये सारी बातों के ऊपर डिपेंडेंट होगा. इट डिपेंड्स अपॉन ऑल. सो ऑल ऑफ दीज क्लियर है. चलो मेम्ब्रेन, यस, आगे बढ़ते हैं. चलो, which statement best explains why untreated industrial wastewater often requires separate consideration from domestic wastewater? Untreated industrial waste requires separate consideration from domestic wastewater. Its composition is uniform across all the industries. गलत बात है. It is always biodegradable and non-toxic. बोल रहा है industrial waste biodegradable होता है, non-toxic होता है. नहीं है. It may contain toxic chemicals, extreme pH, oil, metal और process specific contaminant. बिल्कुल सही बात है. बोल रहा है इसमें कभी dissolved solids नहीं होते. चले आगे. $98 का सी. तो 98 का सी. Environmental clearance is generally required before. Environmental clearance is generally required before. Environmental clearance किसके लिए चाहिए होती है? So environmental clearance is generally required before what? तो सवाल बोल रहा है environmental clearance किसके लिए चाहिए होती है? आ जाओ. क्लोजर से पहले चाहिए होती है, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन से पहले चाहिए होती है, लिटिगेशन से पहले चाहिए होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग से पहले चाहिए होती है. तो प्रोजेक्ट बंद करने से पहले नहीं चाहिए होती, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन से पहले चाहिए होती है, लिटिगेशन से पहले नहीं चाहिए होती, प्रोजेक्ट प्लानिंग से पहले नहीं चाहिए होती. तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कब चाहिए होती है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से पहले चाहिए होती है. तो बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे डैम होता है, हाईवे होता है, लार्ज फैक्ट्रीज होती हैं, उससे पहले भैया हमें क्या लेनी पड़ती है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी पड़ती है. So prior to that, environmental clearance is required. The solid waste generated from the sewage treatment plant is called as. Solid waste जो मिला sewage treatment plant से, sludge, leachate, sewage, none of these. तो बोल रहा है solid waste जो sewage treatment plant से मिला है. ध्यान रखना, again बहुत ही मेरे ख्याल से ट्रिकी सवाल है. Solid है, mixture of solid and water. तो sludge बिल्कुल सही बात है, solid percentage ज्यादा होती है, leachate नहीं मिलती है, sewage तो liquid waste ही है, none of these. तो बोल रहा है दी सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम दी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? स्लज बोल देते हैं. रियल टर्म में ये भी लिक्विड वेस्ट ही होता है, लिक्विड वेस्ट ही होता है, पर इसमें सॉलिड की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है. तो यहाँ पे सॉलिड की परसेंटेज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है. तो सॉलिड की परसेंटेज आपको 2 से लेके 5% के बीच में मिलेगी. तो इसको हम सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं. 100 का है, तो इसको हम टेक्निकली सॉलिड वेस्ट बोल देते हैं. सो दिस इज टेक्निकली एज व्हाट? सॉलिड वेस्ट. हिसाब से तो यही है. चलिए आगे. चलो. Why is the flow equalization often provided ahead of the biological treatment for certain wastewater? So why is the flow equalization often provided ahead of the biological flow equalization? मेरे ख्याल से 3-4 सेशन आ गए हैं इसके, 3-4 प्रॉब्लम्स आ गए हैं इस फ्लो इक्वलाइजेशन चैम्बर के. तो फ्लो इक्वलाइजेशन का पर्पस क्या होता है? फ्लक्चुएशंस को डैम्पन करना या पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करना, डाउनस्ट्रीम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना. So to dampen the fluctuations in the flow and pollutant concentration, improving the downstream stability. To store only rainwater for later use, गलत बात है. To replace the need for any sedimentation tanks, गलत बात है. To intentionally increase the shock loading on the microbes, गलत बात है.
So it is also incorrect. So answer to this problem is A. Next, stabilization differs from solidification because it's, तो stabilization differs from the solidification because it's, stabilization differ करता है solidification से. तो stabilization में तो क्या कर रहे होते हैं हम, ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं. तो स्टेबलाइजेशन डिफर करता है. ये क्या करता है स्टेबलाइजेशन? इवेपोरेट द वेस्ट, नहीं. इट रिड्यूसेस द केमिकल रिएक्टिविटी, सही बात है. इट फिल्टर्स द सॉलिड, नहीं. इट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, नहीं. ये क्या करता है हमारी 101 का ए, नहीं. 100 का बी, सॉरी 102 का बी, 101 का ए सही है. तो स्टेबलाइजेशन में हमारी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है, पर सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है? इन सॉलिडिफिकेशन हम हमारे जो एंड प्रोडक्ट है उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं, रिड्यूस द केमिकल रिएक्टिविटी. ठीक है. हैजार्ड क्लासिफिकेशन कोड हेल्प्स इन, हैजार्ड क्लासिफिकेशन कोड्स हेल्प इन वेस्ट डाइल्यूशन, सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबलिंग, इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी एंड वेस्ट मार्केटिंग. हैजार्ड क्लासिफिकेशन कोड हेल्प करता है किसके अंदर? वेस्ट डाइल्यूशन में नहीं, सेफ ट्रांसपोर्टेशन और लेबलिंग में हाँ, इंक्रीज टॉक्सिसिटी में नहीं, वेस्ट मार्केटिंग में नहीं. तो इट हेल्प्स इन व्हाट? सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबलिंग. तो ये हेल्प करता है हमारी किसके अंदर? सेफ ट्रांसपोर्टेशन और लेबलिंग के अंदर हमारी हेल्प करता है. तो बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. Fly ash is a fine powdery waste produced in the thermal power plant, may be sustainable reuse in. तो fly ash is a fine powdery waste produced in the thermal power plant, may be sustainable reuse in. Fly ash कहाँ यूज कर सकते हो? आप तो सिविल के हो सारे लोग, और किसी ब्रांच के बच्चे होते तो समझ में भी आता. फ्लाई एश किसमें यूज करते हैं हम? सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं. डिस्टिलरी में यूज नहीं होता, टेक्सटाइल में यूज नहीं होता. तो फ्लाई एश हम सीमेंट को रिप्लेस कराते हैं फ्लाई एश से. पोज़ोलोना होता है फ्लाई एश तो हमारा. इट इज अ पोज़ोलोनिक मटेरियल. ये तो हमारी क्या होती है? पोज़ोलोनिक मटेरियल होती है. क्लियर है? प्रोजेक्ट प्लानिंग मेरा रॉन्ग है, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग आपका रॉन्ग है. ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है. गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. एनटीपीसी प्लांट में हम फ्लाई ऐश लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है. एनटीपीसी प्लांट में हम फ्लाई ऐश लगाते हैं. नेक्स्ट, मैच द टर्म इन लिस्ट 1 with the most appropriate description in the list 2 and choose the correct code. Point source pollution, non point source pollution, groundwater pollution, surface water pollution. तो सवाल बोल रहा है मैच द टर्म इन द लिस्ट 1 with the most appropriate description in the list 2 and choose the correct code. बोल रहा है मैच करके बताओ भाई इसका. उसको मैच करके बताना है. कैसे मैच करें भैया? तो हमें इसको मैच करके बताना है. पॉइंट सोर्स बताया था आपको, डिस्चार्ज फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल आउटलेट. डिस्चार्ज होता है कहां से? आइडेंटिफाइबल आउटलेट से होता है. सो डिस्चार्ज फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल आउटलेट. तो ये रहा पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन. नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, व्हाट अबाउट नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन? डिफ्यूज रन ऑफ फ्रॉम द लार्ज एरिया. तो डिफ्यूज रन ऑफ फ्रॉम द लार्ज एरिया. देन ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज कंटेमिनेशन ऑफ द एक्यूफर एंड द वेल्स. ठीक है. सरफेस वाटर पॉल्यूशन, कंटेमिनेशन ऑफ द रिवर, लेक एंड रिजर्वॉयर. जरा बताना. क्लियर है? ए बी सी डी. फर्स्ट का ए, 105 का बी, 105 का बी. चलो ठीक है, 105 का बी. डेवलपिंग कंट्रीज फेस डिफिकल्टी इन हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ड्यू टू. डेवलपिंग कंट्री हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में डिफिकल्टी फेस करती हैं. क्यों डिफिकल्टी फेस करती हैं? पीछे बताया था, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, जो पैसा होता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है. एक्सेस फंडिंग गलत बात है. लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज सही बात है. ओवर कैपेसिटी नहीं, ओवर रेगुलेशन नहीं. बता नहीं, ये सवाल अभी जस्ट पीछे किया है हमने. कौन सा नंबर का प्रॉब्लम था ये? अभी करके आए हैं सवाल. जस्ट सेम प्रॉब्लम ही है. थर्ड का सी एक ही ऑप्शन में है. अमृता जरा बताना, और भी काफी सारे लोग हैं. मृत्युंजय जरा बताना,
अभी ये सवाल करके आए हो पीछे, सेम प्रॉब्लम, बस लैंग्वेज बदल दी है उसने, ओनली द लैंग्वेज इज चेंज। जरा चेक करना कौन सा प्रॉब्लम था ये। लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। बायोगैस इज अ रिन्यूएबल कंबस्टिबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। बायोगैस में क्या मिलेगा आपको? सो इन बायोगैस यू विल बी गेटिंग व्हाट? तो बायोगैस में हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। प्रपोर्शन बताइए, देखो दोबारा आया है ये सवाल। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, 60 से 70% मीथेन और 30 से 40% हमारी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में यही मिलेगा आपको, तो लिमिटेड होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 30 to 40% हमारी यही निकल के आती है। चलो बढ़िया सवाल है, गुड। हैजार्डस वेस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स, हैजार्डस वेस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी में क्या इंक्लूडेड है? बर्निंग विदाउट कंट्रोल नहीं, ओपन डंपिंग नहीं, रिवर डिस्चार्ज नहीं, सोर्स रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है। सोर्स पे ही क्या कर दो? हैजार्डस वेस्ट को रिड्यूस कर दो। सोर्स पे ही क्या कर दो? हैजार्डस वेस्ट को रिड्यूस कर दो। सो रिड्यूस द हैजार्डस वेस्ट एट द सोर्स ओनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स रिडक्शन बोलते हैं। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सोर्स रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। Organic fraction of MSW in the developing countries is an important component due to its impact on the environmental, which includes. So, organic fraction of MSW in the developing countries is an important component due to its impact on the environment. Organic component पूछ रहा है, तो organic fraction बताओ MSW का। Constitute a sizable fraction of the solid waste, foul odor, attraction of rodents and vector insects. सारी बातें सही हैं, absolutely correct. तो साइजेबल फ्रैक्शन होता है, फाउल ऑर्डर देता है, अट्रैक्शन होती है रोडेंट्स की। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज टू अचीव कंप्लीट पैथोजन डिस्ट्रक्शन, protect downstream units by removing coarse solid, grit, oil, and flow irregularities, convert all organic matter into the methane, remove dissolved nutrients biologically. Principal objective क्या है preliminary treatment का? Preliminary treatment का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेस्ट वाटर को फिट बनाना, किसके लिए? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो अचीव द कंप्लीट पैथोजेनिक डिस्ट्रक्शन, गलत। प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम यूनिट्स बाय रिमूविंग द कोर्स सॉलिड, बिल्कुल सही बात है। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू मीथेन, गलत है। रिमूव डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स बायोलॉजिकली, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, ये भी गलत है हमारा। रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स, रिस्क असेसमेंट में क्या इंक्लूड होता है? तो सवाल बोल रहा है रिस्क असेसमेंट में क्या क्या आ जाएगा? तो लिमिटेड होता है। तो रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स व्हाट? रिस्क असेसमेंट में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो सारी बातें ही सही हैं, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्या हो गया भाई?
मेरे को तो आ रही है आवाज, क्या दिक्कत है भाई? यूट्यूब पे जाके देखें, सही तो है, चल तो रहा है। हाँ, तो रिस्क असेसमेंट में क्या इंक्लूडेड है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट, ऑल ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज, इससे पहले वाला नहीं है। लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज कहां पर है? लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज सर नाउ, हाँ लाइव है वो, तो मेरे भी रुक गया था। अब जरा बताना, क्योंकि मैं तो बोलते ही जा रहा था। अब मैं बोलता जा रहा था, मैं पहुंच गया हूं सवाल नंबर 111 तक। कहां तक देख लिया था भाई? एक बार कमेंट कर देना अमृता। मैं तो 111 तक पहुंच गया था। इससे पहले वाले जो सवाल थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं वापस। आई कैन रिपीट इट अगेन, क्योंकि मैंने पीछे करा दिए थे। जो कमेंट है वो रुक गए थे, इसलिए मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम है। तो लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज तक रोका हुआ है। तो लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज मेरे ख्याल से ये था 106 तक आया हुआ है। 106 तक बता रखा है मृत्युंजय कुमार ने। तो 106 का है लिमिटेड टेक्निकल एक्सपर्टीज। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस में मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हैजार्डस वेस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स सोर्स रिडक्शन, मतलब जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर ही रिड्यूस करना है। हाँ, वो वापस मैंने रिपीट कर दिया। फिर है हमारे पास जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है एमएसडब्ल्यू का, वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? इसका इंपैक्ट किसके ऊपर है? इसका इंपैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर है, क्योंकि ये कंसीडरेबल फ्रैक्शन साइज में होता है, फाउल ओडर प्रोड्यूस करता है और अट्रैक्ट करता है रोडेंट्स को और वेक्टर इंसेक्ट्स को। इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है। इट मींस ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। बोल रहा है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बताओ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का। तो मैं तो चल गया था आगे, मैं तो पढ़ा ही रहा था, मेरे को तो पता भी नहीं चला। तो मैंने तो ये 111 तक पहुंच गया था मैं। इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज टू। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का? कि जो हमारा वेस्ट वाटर है इसको फिट बनाया जाए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। जो सॉलिड्स हैं, ग्रिट है, उसको हटाया जाए। तो कंप्लीट पैथोजेनिक डिस्ट्रक्शन गलत बात है। प्रोटेक्ट द डाउनस्ट्रीम यूनिट, बिल्कुल सही बात है। रिमूविंग कोर सॉलिड इन ग्रिट एंड ऑयल। कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मैटर इनटू मीथेन, गलत बात है। रिमूव द डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, गलत बात है। रिस्क असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, डोज रिस्पॉन्स असेसमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे ऑप्शन सही है। तो मैं 111 तक पहुंच गया था। अब एक बार चेक कर लेना 111 और 107 के बीच में कोई और सवाल बताना हो तो। अभी भी आ रहा है ना? आ रहा है मेरे पास। फिर से कमेंट नहीं आ रहे भाई आप लोगों के। अगेन दी कमेंट्स आर नॉट कमिंग। फिर से कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के, एक बार चेक कर लेना। आ गया, लाइव है। चलो आगे बढ़ते हैं। Next, chemical waste generated from the healthcare facility may pose significant risk to the human health and the environment if they exhibit hazardous characteristics. According to biomedical waste classification principle, which of the following does not represent a hazardous property of the chemical waste? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? Flammable property that allow the substance to ignite easily. Genotoxic characteristics capable of damaging the genetic material. Cytotoxic classification, toxic nature causing harmful effects on the living organism. तो हमारे हैजार्डस मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है भैया? वो साइटोटॉक्सिक नहीं होता है, यानी ये आंसर हो गया। फ्लेमेबल होता है, जीनोटॉक्सिक होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है। टॉक्सिक नेचर का होता है, तो साइटोटॉक्सिक नहीं होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोटॉक्सिक क्लासिफिकेशन? ए मार्क कर दिए हैं, आ रहा है। तो साइकोटॉक्सिक क्लासिफिकेशन क्या होती है? साइकोटॉक्सिक वेस्ट इज क्लासिफाइड एज डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जो आता है हमारे फार्मास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर। तो जो साइकोटॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं आर टॉक्सिक एंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टाइप। ये स्टैंडर्ड हैजार्डस क्लासिफिकेशन नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड हैजार्डस क्लासिफिकेशन नहीं होती है, ये किसी ड्रग के लिए बोला जाता है, किसी दवाई के लिए बोला जाता है। तो 112 का सही बिल्कुल सही है। ओजोनाइजेशन जनरेट्स हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स दैट रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट बोथ। ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट बोथ, तो दोनों सही है। साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दोनों, तो रिड्यूस टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट, दोनों बात सही है। तो ओजोनाइजेशन दोनों ही चीजें करके देता है। After completion of construction and installation of the pollution control system, an industrial unit must obtain the approval from the Pollution Control Board to legally begin the production and discharge emission of the effluent. अब देखो कितनी बार आया है सवाल, अब खुद बता दो ये सवाल कितनी बार आया है। How many times you have
गॉट दिस प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से 4 बार ये सवाल आ गया कंसेंट टू ऑपरेट, 4 टाइम्स दिस प्रॉब्लम हैज कम। तो मुझे नहीं लगता यार इससे आसान आपको पेपर मिलेगा। तो 125 सवालों में से कुछ सवाल तो 3-3, 4-4 बार पूछे हुए हैं। कंसेंट टू ऑपरेट तो चौथी बार आया है अभी, कंसेंट टू ऑपरेट तो चौथी बार आ गया है। अभी वाले सेशन में मैंने आपको तीसरी बार बता दिया है, अभी वाले सेशन में मैंने आपको तीसरी बार बता दिया है। Inadequate hazardous waste tracking may result in resource recovery, illegal dumping, certification, regulatory compliance. So inadequate hazardous waste tracking may result in रिसोर्स रिकवरी के अंदर, फिर इलीगल डंपिंग के अंदर, सर्टिफिकेशन के अंदर, रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर। तो इनएडिक्वेट हजार्डस वेस्ट ट्रैकिंग में रिजल्ट्स इन रिसोर्स रिकवरी गलत, इलीगल डंपिंग बिल्कुल सही बात है, सर्टिफिकेशन गलत, रेगुलेटरी कंप्लायंस गलत। सीटीओ तो सर्टिफिकेट टू ऑपरेट बिल्कुल सही बात है। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू इन द सॉलिड वेस्ट इज एसेंशियल फॉर, डिटर्मिनेशन ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू इन द सॉलिड वेस्ट इज एसेंशियल फॉर to assess the viability of the incineration, to minimize the waste for its final disposal, to recover the heat energy। तीनों ऑप्शन ही सही है। So all of these तीनों ऑप्शन ही सही है। इसका मतलब क्या हुआ, all of these हो गया। So all the options are correct। मेरे हिसाब से तो भैया बड़ा आसान पेपर है। तो अगर 125 में से कोई 120 नंबर भी लेके आ रहा है ना, तो मैं मतलब मेरे को अचंभा नहीं होगा, इतना आसान पेपर है। आगे बढ़ते हैं, Continue. Effective kitchen waste management involves effective kitchen waste management, segregation of the waste into wet and dry, recycling paper and plastic, composting of what? Organic waste। तो तीनों बातें सही हैं। इसका मतलब all of the option are correct। Release of toxic chemicals into the atmosphere are estimated to be approximately dash times greater than the quantity released in the aquatic environment। Atmosphere में जो रिलीज होती है वो कितने गुना ज्यादा होती है? तो एटमॉस्फेयर में जो हम पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं वो कितने गुना ज्यादा होते हैं? हाउ मेनी टाइम्स इट इज मोर? तो 5 से 10 गुना ज्यादा होते हैं। तो 5 to 10 टाइम्स गलत, 10 टाइम्स गलत है, 5 टाइम्स हायर सही है। इक्वल टू दोज रिलीज इन द वाटर, 2 टाइम्स हायर गलत है। तो बेस्ड ऑन द कॉमन एनवायरमेंटल असेसमेंट, जो रिलीज होता है टॉक्सिक केमिकल का इनटू द एटमॉस्फेयर इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स हायर, 5 गुना ज्यादा होता है। तो आंसर कम्स आउट टू बी बी। सॉलिडिफिकेशन एजेंट्स कॉमनली इंक्लूड, वे देखो सॉलिडिफिकेशन किसकी मदद से करते हैं? सॉलिडिफिकेशन किसकी मदद से करते हैं? बाइंडिंग मटेरियल की मदद से करते हैं। सैंड नो, प्लास्टिक नो, वाटर नो। सीमेंट और फ्लाई ऐश की मदद से आप क्या कर दोगे? सॉलिडिफाई कर दोगे वेस्ट को। सीमेंट और फ्लाई ऐश की मदद से आप सॉलिड वेस्ट को क्या कर सकते हो? सॉलिडिफाई कर सकते हो। यू कैन सॉलिडिफाई देम। नेक्स्ट, गिवन आर द टू स्टेटमेंट्स। In some of the developing countries, solid waste management costs are higher. However, the level of service and effectiveness is low. बिल्कुल सही बात है। Municipalities spend disproportionate amount of financial resources on certain solid waste services in a particular waste collection and sweeping। ये बात भी सही है। तो A भी सही है, B भी सही है, और B explanation है A का। So answer comes out to be A। So answer to this problem comes out to be A। चलो आगे बढ़ते हैं। Next, if chromium contaminated soil is treated with reducing agent, then the objective is to, ये देखो मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार सवाल आया है, ये तो जीएस में भी आया था। क्रोमियम 6 को किसमें कन्वर्ट करना है? क्रोमियम 6 को किसमें कन्वर्ट करना है? क्रोमियम 3 में। तो मेरे ख्याल से ये सवाल तीसरी चौथी बार आया है आपके। माइक्रोप्लास्टिक आर द प्लास्टिक पार्टिकल्स व्हिच आर स्मॉलर देन व्हाट? बोल रहा है माइक्रोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिनकी साइज किससे छोटी होती है? 5 mm से छोटी होती है। तो 5 mm से छोटी होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। 0.2 इंच से छोटी होती है, और अगर 1 माइक्रोमीटर से छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, अगर 1 माइक्रोमीटर से छोटी होती है उसको बोलते हैं नैनोप्लास्टिक। अभी माइक्रोप्लास्टिक की बात हो रही है। A secured landfill differs from the sanitary landfill by smaller size, utilizing engineered contaminated barrier, सही बात है। Higher odor, no lining system। तो engineered contaminated barrier होता है इसके अंदर। तो answer to this problem is B। Waste from the healthcare center may be finally disposed with a layer of lime and covered with the soil at least up to, डायरेक्टली कोड से सवाल है आपका। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तुम्हारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोड है कौन सा? 2026। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 डायरेक्टली आपको दे रखा है। तो डीप बरियल मेथड होता है बायोमेडिकल वेस्ट का, उसमें जो सॉइल की लेयर लगाई जाती है वो 50 सेंटीमीटर की लगाई जाती है। और फाइनली प्रॉब्लम है आपकी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज में बी इम्प्रूव्ड बाय efficient design of the collection route, reduction in the equipment downtime, modification in the collection vehicle। सारे ऑप्शन सही हैं, all the options are correct। सर अच्छा प्रिपेयर करा तो 90 to 95% एक्यूरेसी होती है, बिल्कुल सही बात है। MH18 सिविल,
तो सारे सवाल करा दिए मैंने आपको, ऑल 125 प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दे दिए आपको। अब जो अमित सर के सवाल बचे हुए हैं, अमित सर कंटिन्यू कर लेंगे। अमित सर विल बी कंटिन्यूइंग दैट। थैंक यू एवरीवन। मेरे हिसाब से बड़ा ही अब जीएस का सर कंटिन्यू कराएंगे। जी सर, थैंक यू सर। सो गाइस, मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक बार मैं टीम से कहूँगा आप स्क्रीन थोड़ा शो कर दीजिए। हो गया सर? नहीं, अभी स्क्रीन एक बार टीम प्लीज मेरा बैकग्राउंड है उसे शेयर कर दीजिए। हाँ जी, अब आ गया है। तो गाइस एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, आपकी वॉइस क्लियर है आपको? तो सर ने बेहतरीन तरीके से आपको सारे सॉल्यूशंस बताए और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया। बच्चे कह रहे हैं सर 119 आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर है। 119 इज अ वेरी गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है टेक्निकल के हिसाब से, बहुत ही शानदार स्कोर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 112 तक देख लिया था, राइट? 112 तक देख लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है? आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 113 विजिबल होगा। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है गाइज, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113 को मैं देखता हूं, देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन। महंगाई के बारे में ये पूछा गया है, ठीक है? फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन इंक्लूड सर्विसेज। थर्ड है द इन्फ्लेशन टारगेट इज 4% प्लस माइनस 2% अंडर मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, मॉनेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है? ए इज करेक्ट आंसर। कौन से करेक्ट है? रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल। रिटेल में आप इन्फ्लेशन, महंगाई दर का पता लगाते हैं, रिटेल में आप महंगाई दर का पता लगाते हैं किससे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है? नॉट विजिबल, वाशी कुरेजा जी विजिबल है, सभी को विजिबल है, मुझे खुद को विजिबल है, मैंने भी तो खोल रखा है। क्या बात कर रहे हो भैया, आप विजिबल नहीं है भाई? चलिए कोई बात नहीं, और कर देते हैं आप लोग को विजिबल यार। ये लो, हो गया विजिबल। क्वेश्चन नंबर 113 है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्लूड सर्विसेज। नहीं भैया, होलसेल प्राइस इंडेक्स सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता, इस हिसाब से ऑप्शन ए 1 एंड 3 इज राइट आंसर। 1 एंड 3 इज राइट आंसर, ठीक? तो कितने बच्चों ने आंसर ए किया है? नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द थार डेजर्ट रोही इज रिलेटेड टू। डेजर्ट के फॉर्म में, डेजर्ट के केस में ये काफी ज्यादा, ये वाला ऑप्शन जो ये शब्द है रोही, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। क्या है थार डेजर्ट में रोही? किससे रिलेटेड है? क्या फर्टाइल लैंड से रिलेटेड है, ये सॉल्ट लेक से रिलेटेड है, ये रीजन ऑफ मूविंग सैंड से रिलेटेड है, या लो रेनफॉल से रिलेटेड है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीजन ऑफ मूविंग सैंड्स। रीजन ऑफ मूविंग सैंड्स इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 114 का ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी सही नहीं है, सॉरी, बच्चे ने मार्क किया है, मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया, बच्चे ने मार्क किया, नहीं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं है, इसमें फर्टाइल लैंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है? 114 में ए ठीक कीजिए, फर्टाइल लैंड राइट आंसर है, ठीक है? फर्टाइल लैंड, देखिए रेगिस्तान वाले इलाके में जहां पर भंगार डिपॉजिट होते हैं, लूनी बेसिन वगैरह है जो राजस्थान की भंगार डिपॉजिट करती है, वो फर्टाइल लैंड एरिया होता है, उसको हम रोही कहते हैं, ठीक है जी, रोही कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 115 को देख लेंगे फटाफट रफ्तार के साथ। क्वेश्चन नंबर 115 को देख लेंगे। क्या है? अ प्लांट सेल accumulates ER stress markers due to misfolded protein. Which process is triggered? कौन सा प्रोसेस ट्रिगर होता है? क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा प्रोसेस ट्रिगर होता है भैया? कौन सा? ऑप्शन बी, अनफोल्डेड प्रोटीन रेस्पॉन्स, यूपीआर जो बेसिकली प्रोसेस है वो। क्वेश्चन नंबर 115 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, देखिए जरा एक बार अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैच द फॉलोइंग करना है। रिवर को उसकी ट्रिब्यूटरी से, हिंदी में बोलूं तो सहायक नदी से, ठीक है। रिवर एंड ट्रिब्यूटरी को मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। रिवर और इनको मैच द फॉलोइंग करना है। क्या आ जाएगा? नर्मदा की ट्रिब्यूटरी क्या है? तावा रिवर, ठीक है। गोदावरी की क्या है? वेनगंगा। यमुना की कौन सी है भैया? यहां सवाल मार खा जाता है इंसान। ऑप्शन 2 सोन राइट आंसर है। एंड कावेरी की भवानी, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो बताइए भैया कितने लोग डी मार्क कर आए हैं? क्वेश्चन नंबर 116 में कितने लोग डी मार्क कर आए हैं? जो भी डी मार्क कर आया है बिल्कुल ठीक जवाब है, ठीक है गाइस, बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 117 आपका हो जाता है। मैथ्स का क्वेश्चन देख लीजिएगा। नंबर 118 की अगर बात करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट की बात करी जा रही है। 1793 बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया। इस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को ही कहा गया जमींदारी सिस्टम। क्यों लाया गया था जमींदारी सिस्टम? क्या कारण था जमींदारी सिस्टम को लाने का? बताइए, व्हाट वाज द रीजन टू इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम? क्या कारण था जमींदारी सिस्टम को लाने का? एबॉलिश लैंड रेवेन्यू कंप्लीटली? नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 नहीं। नेशनलाइज ऑल एग्रीकल्चर लैंड? नहीं। फिक्स लैंड रेवेन्यू परमानेंटली सो दैट कंपनी कुड गेट रेगुलर सरप्लस एंड लैंडलॉर्ड वुड एनकरेज टू इंप्रूव देयर लैंड? बिल्कुल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 118 में जो सी मार्क कर आया बिल्कुल एब्सोल्युटली 110% करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। रेगुलर सरप्लस आता रहे, ठीक है, रेगुलर सरप्लस आता रहे, लैंडलॉर्ड वुड बी एनकरेज, ठीक है, कि लैंडलॉर्ड खुश हो और मोटिवेट करें और टैक्स कलेक्ट करके दें। ये था परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट डज एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 रेफर टू? एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 क्या रेफर करती है? ऑप्शन ए, एनुअल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बाय इंडिया एंड जापान। ऑप्शन बी, 17 एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बाय इंडिया एंड मंगोलिया। सी है एनुअल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बाय इंडिया एंड चाइना। डी है 18th एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बाय इंडिया एंड फ्रांस। बताइए जी क्या है आंसर? हो जाएगा इसका इंडिया और मंगोलिया के बीच में एनुअल बाइलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है जी। 17वां एडिशन कराया गया, कहाँ कराया गया था? उलन बतर में, उलन बतर, ठीक है, उलन बतर के अंदर करवाया गया था जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 राइट आंसर है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। फटाफट रफ्तार से क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं, ठीक है। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने क्वेश्चन जीएस में सही कर आए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जीएस में सही कर आए हैं, अंदाजा लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए, पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू, ठीक है, मतलब ओजोन किस लिए, ओजोन के टुकड़े क्यों होते हैं, ओजोन किस लिए टूटती है? क्या पैन से टूटती है, ठीक है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट रेस्पॉन्सिबल होती है जी, फ्रियॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, CO2 रेस्पॉन्सिबल होती है और NO2। तो देखिए पैन रेस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? स्मोक फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फ्रियॉन इज अ ग्रीन हाउस ओजोन डिप्लीशन गैस। CO2 क्या है भैया? CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, और NO क्या है? ओजोन डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करती है।
ओ जोन में करती है। तो 2 and 4 ऑप्शन ए 120 का ऑप्शन ए 2 and 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन ए 120 का 2 and 4 इज राइट आंसर। तो कितने लोग 2 and 4 कर आए आंसर बताएंगे? ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121। 121 क्या बात करता है? अ प्लांट क्रॉस सेक्शन शो कंटिन्यूअस पेरिसाइकिल अराउंड द स्टेल इन डाइकोट रूट। व्हाट फंक्शन डज इट इंडिकेट? क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है ये बताइए जी। ऑप्शन सी ये इंडिकेट करता है सेकेंडरी ग्रोथ वाया लेटरल रूट्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ वाया लेटरल रूट्स राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 का सी, सेकेंडरी ग्रोथ वाया लेटरल रूट्स राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 121 का सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122। दीपसंग एंड रूपसा आर, क्या है ये? दीपसंग एंड रूपसा क्या है? क्वेश्चन नंबर 122 में देखेंगे दीपसंग एंड रूपसा क्या है। ये भैया हाई प्लेन्स है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में मिलते हैं। किस एरिया में मिलते हैं? लद्दाख एरिया में। लद्दाख एरिया में। अब ये मुश्किल सवाल है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। कायदे में अगर आप बोलेंगे यूपीएससी का क्वेश्चन है और आप लोग को ये क्वेश्चन करवाकर सच में मतलब आप लोग के साथ बहुत अच्छा नहीं किया है कमीशन ने। ये क्वेश्चन एक्चुअली टफ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। भैया 124 पर ध्यान दीजिए, बताइए इन अ रेडियो एक्टिव अल्फा डीके, 124वें का आंसर बताइए। रेडियो एक्टिव अल्फा डीके द डॉटर न्यूक्लियस हैज, बताइए क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर बताइए। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एट इट्स पेरेंट्स एटम, नहीं, अल्फा डीके की बात की जा रही है। अल्फा डीके में मैं आपको बता दूं तो कॉमनली ये रिएक्शन होता है, Ya-4 Z-2 प्लस हीलियम का आयन आ जाता है 4:2। ठीक है, ये इक्वेशन होता है अल्फा डीके का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 फोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स फ्यूअर देन इट्स पेरेंट न्यूक्लियस राइट आंसर है। ऑप्शन डी 124 में जो डी मार्क कर रहा है बिल्कुल ठीक जवाब है। 124 में जो डी मार्क कर रहा है बिल्कुल ठीक जवाब है जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 125। हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ 7 कॉन्टिनेंट? हाईएस्ट पीक ऑफ ईच ऑफ 7 कॉन्टिनेंट, सातों के सातों कॉन्टिनेंट में की हाईएस्ट पीक पर कौन चढ़ा है? ऑप्शन ए जो मार्क कर आया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति राइट आंसर है। ठीक है, पदकांति राइट आंसर है। ऑल राइट, ठीक है। तो गाइज ये आपके 125 क्वेश्चंस थे, 125 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन पेपर वाज टफ। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं मॉडरेट टू टफ और ज्यादा साइड टफ की कैटेगरी में ही डालूंगा, मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में डालूंगा। ठीक है, मैं मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ही इस पेपर को रखूंगा। ठीक है जी, 125 ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो देखिए आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं, अंदाजा। हाँ भाई, जीएस का पेपर टफ था गाइस। देखिए आप टेक्निकल का पेपर आसान दिया तो कहीं ना कहीं तो कमीशन कॉम्पनसेट करेगी, तो जीएस का बहुत टफ दिया। जीएस का टफ नहीं मतलब सवाल कुछ ऐसे थे यूपीएससी लेवल के, सबको सीडीएस के क्वेश्चन डाल दिया आपके इसमें। टेक्निकल के बच्चे के पास सीडीएस के क्वेश्चन आना, यूपीएससी के क्वेश्चन आना
ये मतलब बहुत बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट बुक में मिलेंगे, नॉर्मल किताबों में भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। इसीलिए नहीं, अभी एवरेज का पता नहीं चल रहा ना, वो आप बताएंगे चुलबुल जी, अभी एवरेज का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए अभी ये कह पाना कि क्या अच्छा स्कोर रहेगा। पेपर टफ था नो डाउट, और ये सभी के लिए टफ था, ऐसा नहीं था ये आप ही के लिए टफ था, ठीक है। तो इसके साथ टेक्निकल का सर ने करा दिया है, नॉन टेक का मैंने पूरा एनालिसिस करा दिया है। तो गाइज एक बार गो थ्रू कीजिएगा दोनों सेशंस को और देखिएगा, ठीक है। ऑलराइट, हेलो, ऑलराइट, चलिए तो गाइज फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। सेशन को एंड करते हैं और तैयारी करते रहिए अपनी, प्रिपेयर वेल फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, और इसके लिए भी होपफुल रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।